हेलो एवरीवन। क्या हाल है, सब ठीक हैं? देखो, आज के लेक्चर में हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड मैं बता देता हूँ आपको। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिसिटी का। एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चंस था इस चैप्टर से, सारा का सारा क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस किया गया है, पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। अब इस प्लेलिस्ट में आप जाकर देखोगे, जो एनसीईआरटी सीरीज़ का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर आप देखोगे तो वहाँ इन टेक्स्ट क्वेश्चन से लेकर के आपको सारा का सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर कुछ बातें करेंगे आपसे। चलो, तो लास्ट क्वेश्चन देख लो पहले फटाफट। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे जो भी 5 क्वेश्चंस हमें गिवन है, इनका एक्सप्लेनेशन देना है हमें। तो क्वेश्चन किस तरह से है ये देख लो। क्वेश्चन नंबर 18, यस, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। फर्स्ट इज, वाई इज़ द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स। इलेक्ट्रिक लैम्प्स अगर आपने देखा होगा तो उसमें एक वायर होता है बल्ब के अंदर, वो वायर जो ग्लो करता है। अब तो एलईडीज़ आ गया है तो अब बहुत कम देखने को मिलता है, बट पहले क्या था कि एक येलो कलर का बल्ब जब उसे जलाओगे तो येलो कलर की लाइट देता था, वो ग्लो करता था। तो उस बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता था, है ना, एक फिलामेंट, एक वायर होता था पतला सा। तो उस पतले वायर का मटेरियल होता था टंगस्टन वायर, जिसे हम कहते हैं, उसका वो मटेरियल टंगस्टन होता था। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि वो टंगस्टन वायर का क्यों बना होता है, या फिर क्यों हम यूज़ करते हैं उस टंगस्टन वायर को इलेक्ट्रिक बल्ब में। तो देखो, रीज़न बहुत ही सिंपल सा है। अगर आप कोई भी ऐसे ही जनरली कोई भी मटेरियल यूज़ करोगे बल्ब में तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होगा। अगर मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ तो जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास करेगा, हीटिंग इफ़ेक्ट्स के कारण वो फिलामेंट मेल्ट कर जाएगा। बहुत ज़्यादा हीट जनरेट अगर हुआ तो मेल्ट कर जाएगा, और हीट जनरेट नहीं होगा तो वो ग्लो करेगा नहीं, है ना। जब हीट जनरेट होगा तभी ग्लो करेगा। तो हम क्या चाहते हैं, हम एक ऐसा मटेरियल चाहते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो। अगर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हीट जनरेट करेगा, और ज़्यादा हीट जनरेट करने के कारण वो मेल्ट नहीं होगा। और कोई भी मटेरियल ले लोगे, जैसे कुछ अगर तुम एक प्योर मेटल ले लेते हो, जैसे कॉपर और सिल्वर ले लेते हो, तो वो मेल्ट कर जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। तो 2 रीज़न है यहाँ पे टंगस्टन वायर को यूज़ करने का। पहला रीज़न कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरा रीज़न इसका रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। अब थोड़ा यहाँ पे रेजिस्टिविटी टर्म को हम समझेंगे कि रेजिस्टिविटी पे कैसे डिपेंड करता है ये ग्लोइंग एंड ऑल। तो देखो, हमने देखा था दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये फॉर्मूले तो सबको याद होगा, ये फॉर्मूला रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल बाई ए। नाउ ये है रेजिस्टेंस, ये है रेजिस्टिविटी। अब देखो, ये जो रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है रेजिस्टिविटी पे, डिपेंड कर रहा है ना। तो ये रेजिस्टिविटी अगर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। अब रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से फ़ायदा क्या मिलेगा हमें, देखो, हीटिंग इफेक्ट्स, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ा था, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। कितना हीट जनरेट कर रहा है किसी डिवाइस में, वो हम इस फॉर्मूले से देख सकते हैं। अब ये देखो, यहाँ पे हीट जो जनरेट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। हीट जनरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मतलब ये कि यहाँ अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ उस मटेरियल का तो हीट जनरेट भी ज़्यादा होगा, और अगर हीट जनरेट ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगा, तो वो ग्लो करने लगेगा। सपोज़ कि कोई भी एक मटेरियल ले लो और उसमें बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो रहा है, तो इसके कारण वो मटेरियल धीरे धीरे ग्लो करने लगेगा, चमकने लगेगा, मतलब वो लाइट इमिट करने लगेगा। हीट अगर ज़्यादा जनरेट हो, हीटर में क्या होता है, हीटर में जो वायर बाइंडिंग होता है उसमें भी अगर हीट जनरेट ज़्यादा होने लगता है तो वो ग्लो करने लगता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखो, हीट जनरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए हमें रेजिस्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ देखो, रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट जनरेटेड ज़्यादा होगा। इसीलिए यहाँ पे 2 फैक्टर्स आपको याद रखना है। पहला तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है टंगस्टन वायर का, और दूसरा फैक्टर रेजिस्टिविटी ज़्यादा होता है। रेजिस्टिविटी ऑफ टंगस्टन इज़ वेरी हाई, जिसके कारण रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट जनरेट भी ज़्यादा करेगा। इट डज नॉट बर्न रेडिली एट हाई टेम्परेचर बिकॉज ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट। द इलेक्ट्रिक लैम्प्स ग्लो एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे ग्लो करेगा, मेल्ट नहीं करेगा, ग्लो करने लगेगा। हेंस टंगस्टन इज मेनली यूज्ड एज हीटिंग एलिमेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। ये स्टेटमेंट एज इट इज़ याद करके तुम लिख सकते हो। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। Question number 2, why are the conductors of electric heating device such as bread toaster and electric irons made of an alloy rather than a pure metal? ये क्वेश्चन मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया था, शायद इन टेक्स्ट क्वेश्चन में शायद ये क्वेश्चन था एक और बार। इसको एक और बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, अलॉयज़ क्या होता है, अलॉयज़ होता है बहुत सारे मेटल्स को कंबाइन करके हम अलॉय बनाते हैं। अगर हम एक प्योर मेटल लें और एक अलॉय लें तो प्योर मेटल का स्ट्रेंथ कम होगा, अलॉय का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। अगर एक प्योर मेटल लोगे तो उस प्योर मेटल का स्ट्रेंथ अगर आपको बढ़ाना है, प्योर मेटल से अलॉय बना दो,
ठीक है, इम्प्योरिटीज़ मिक्स कर दो, प्योर मेटल के साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ मिक्स हो गई। इम्प्योरिटी क्या होता है? इम्प्योरिटी होता है अदर मेटल्स को मिक्स करना। अदर मेटल्स को मिक्स करोगे तो वो अलॉय बन जाएगा। अब अलॉय बनने से हमें बेनिफिट ये मिलता है कि अलॉय का मेल्टिंग पॉइंट एंड ऑल सब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम मेटल का या मटेरियल का अलॉइंग कर देते हैं। ओके, और जैसे आप जिस स्टील प्लेट में खाना खाते हो, ठीक है, तो वो स्टील प्लेट एक अलॉय है, उसका स्ट्रेंथ हमने बढ़ा दिया, उसमें जंग वगैरह नहीं लगेगा, रस्टिंग नहीं होगा उसमें। और भी बहुत सारे अलॉयज़ होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमें बस पूछा है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अलॉय हम क्यों यूज़ करते हैं? एक हीटिंग एलिमेंट या फिर एक टोस्टर बनाने के लिए। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वो अलॉय है तो उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा एक प्योर मेटल से। अब प्योर मेटल का स्ट्रेंथ कम है, वो तुरंत मेल्ट कर जाएगा, उसमें ज़्यादा हीट मिलेगा। तो बट क्योंकि अलॉय एक अलॉय है तो ये मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। अब तुम बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करो, इसमें बहुत ज़्यादा हीट दे दो, उसमें मेल्ट करेगा नहीं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि इसका रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने के कारण रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण हीट भी अच्छा जनरेट कर पाता है वो। तो इसीलिए अलॉयज़ को हम यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ टू रीजन्स। फर्स्ट रीज़न इज़ बिकॉज ऑफ इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट, द सेकंड रीज़न इज़ बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेजिस्टिविटी। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत बार डिस्कस किया गया है, ये टॉपिक भी पढ़ाया गया है आपको एनसीईआरटी का। अगर ये लेक्चर आपका कंप्लीट नहीं है इलेक्ट्रिसिटी, तो आपसे रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ जाकर आप सारा का सारा प्लेलिस्ट को आराम से देख सकते हो। जो भी प्लेलिस्ट है वहाँ पे कंप्लीट चैप्टर, वहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, और एनसीईआरटी का क्वेश्चंस का भी प्लेलिस्ट आपको कंप्लीट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में एक बार चेक कर लेना, या फिर लिंक नीचे गिवन है, उस लिंक को जस्ट आपको क्लिक करना है। तो थर्ड क्वेश्चन है, वाई द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट्स? डोमेस्टिक सर्किट्स एज इन द सर्किट्स इन आवर होम्स, दैट इज कॉल्ड एज डोमेस्टिक सर्किट्स। तो डोमेस्टिक सर्किट्स में हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्यों यूज़ नहीं करते, ये बहुत ही डिटेल से कराया गया है। आप इसे एक बार जाकर सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लेक्चर में देख लेना। फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ शॉर्ट में आपको समझाने का। देखो, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सीरीज़ में सब एक के साथ एक सब कनेक्टेड होते हैं, इस वे में एक बल्ब इस तरह से, फिर एक बल्ब इस तरह से, फिर एक बल्ब इस तरह से कनेक्टेड होते हैं ना सब। तो सीरीज़ में अगर एक बल्ब भी फ्यूज़ कर जाए, मान लो ये बल्ब फ्यूज़ कर गया, इसका सर्किट टूट गया, मेल्ट कर गया ये बल्ब, उसका फिलामेंट मेल्ट कर गया, सर्किट ब्रेक हो गया। अब क्योंकि सर्किट ब्रेक हो गया तो क्या इसमें और इसमें करंट फ्लो करेगा ही नहीं। देखो, करंट यहाँ पे जो जा रहा था, सर्किट क्लोज था, करंट फ्लो करता है क्लोज सर्किट में। अब यहाँ सर्किट क्लोज है तभी करंट फ्लो कर रहा है। अब सर्किट यहाँ ब्रेक करेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब ये भी खराब, ये भी खराब, ये भी डिफेक्टिव हो जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का ये डिसएडवांटेज है। बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्योंकि करंट डिवाइड कर जाता है, तो उस केस में हम डोमेस्टिक सर्किट्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। मान लो पैरेलल में तुम 4-5 बल्ब इस तरह कनेक्ट कर रहे हो ना, ये हो गया एक बल्ब, ये हो गया दूसरा बल्ब, और ये हो गया तीसरा बल्ब। इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया। अब पैरेलल में कनेक्ट करने से क्या हुआ, इसमें कुछ और करंट, इसमें कुछ और करंट, इसमें कुछ और करंट जा रहा है। मान लो ये फ्यूज़ कर गया, तो इसको फ्यूज़ करने के बाद, ये फ्यूज़ होने के बाद ये तो हट जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा, बाकी 2 बल्ब तो जलेगा ना। बट यहाँ पे देखो, ये फ्यूज़ किया तो बाकी सब भी जलने से रहा। अब ये फ्यूज़ करेगा तो बाकी तो जलेगा ही। तो इस तरह से ये एडवांटेजेस है सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन का। सीरीज़ का बहुत सारा डिसएडवांटेजेस है। सीरीज़ में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड कर जाता है, जैसे यहाँ देखो, बिकॉज इन सीरीज द पोटेंशियल डिफरेंस गेट्स डिवाइडेड। पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में डिवाइड हो जाता है। अब डिवाइड होने के कारण ईच कंपोनेंट इन सीरीज रिसीव्स अ स्मॉल वोल्टेज। अब हर एक कंपोनेंट को बहुत कम वोल्टेज मिलता है, इसको कम वोल्टेज मिलेगा, इसको कम वोल्टेज मिलेगा, इस तरह से। एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ करंट डिक्रीजेज एंड द डिवाइस बिकम्स हॉट। तो करंट जब डिक्रीज करेगा तो डिवाइस गर्म हो जाता है। इस तरह से ये बहुत सारा डिसएडवांटेज। एक डिसएडवांटेज ये हो गया, एक डिसएडवांटेज जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एक बल्ब फ्यूज़ करता है तो बाकी सारे बल्ब भी सर्किट में जो रहते हैं सीरीज़ में वो सब फ्यूज़ कर जाते हैं। अब ढूंढना मुश्किल हो जाता है कौन सा बल्ब फ्यूज़ करेगा, क्यों फ्यूज़ किया है, क्योंकि ये तीनों बुझ जाता है, मतलब तीनों अब तीनों जलता नहीं है। तो जलेगा नहीं तो कैसे पता चलेगा कौन सा बल्ब सही है और कौन सा बल्ब ख़राब है, या कौन से बल्ब को हमें चेंज करना है निकाल कर। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बल्ब फ्यूज़ करता है, बाकी जलता है, तो हम क्लियरली पता चल जाता है कि ये बल्ब फ्यूज़ किया, मतलब ये बल्ब ख़राब, इसको निकाल करके हम चेंज कर देते हैं। तो ये एक एडवांटेज है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। इसको अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ जाकर आप देख सकते हो उसका टॉपिक पूरा अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर डी, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वैरी विथ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन?
रेजिस्टेंस किस तरह वैरी करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से? सिंपली और फॉर्मूला लिखेंगे R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। यहाँ पे देखो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हमें सिर्फ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में यहाँ पूछा गया है, तो हम बोलेंगे रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस तरह ये डिपेंड करता है, मतलब ये कि एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया घटेगा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर एल्यूमिनियम वायर्स, कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स, मैंने यहाँ पे सिल्वर लिख दिया, एक मिनट। वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। सिल्वर तो बहुत महंगा होता है, बिक जाना सिल्वर यूज़ करना, तो ये सब अडानी और अंबानी लोग यूज़ करेंगे। बिकॉज ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। सिल्वर हम क्यों यूज़ नहीं करते हैं? बिकॉज ऑफ सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर है, ऐसा नहीं कंडक्टर नहीं है, दैट इज़ द बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर, बट फिर भी हम यूज़ नहीं करते बिकॉज सिल्वर बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगा है सिल्वर, इसीलिए हम यूज़ नहीं करेंगे। बिकॉज कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर्स एंड हैव लो रेजिस्टिविटी, ठीक है। देखो जो भी गुड कंडक्टर्स होगा उसका रेजिस्टिविटी बहुत कम होगा, रेजिस्टिविटी कम होगा। देखो होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है समझ लो। देखो हमें पता है जो कंडक्टर होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, पहली बात। रेजिस्टेंस कम कैसे होगा? खुद से सोचो, सिर्फ रेजिस्टिविटी को कंपेयर करना, बाकी सब नहीं। रेजिस्टेंस कम करने के लिए रेजिस्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगर रेजिस्टिविटी कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा ना। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब गुड कंडक्टर्स का रेजिस्टिविटी बहुत कम होता है। रेजिस्टेंस कम होगा तभी तो करंट फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट फ्लो क्यों करेगा? इसीलिए रेजिस्टेंस कंडक्टर्स का कम होता है और इंसुलेटर्स का बहुत ज़्यादा होता है। तो देखो अगर हमें रेजिस्टेंस कम चाहिए तो रेजिस्टिविटी भी कम होना चाहिए, तभी तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो इसीलिए कॉपर एंड एल्यूमिनियम, पहली बात तो ये गुड कंडक्टर है और साथ ही साथ इसके पास बहुत ही कम रेजिस्टिविटी होता है, इसे हम कहते हैं गुड कंडक्टर्स, और इसीलिए हम यूज़ करते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम को एज आ इलेक्ट्रिकल डिवाइस या इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी में, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन आए सिल्वर को क्यों नहीं यूज़ करते हैं? बिकॉज सिल्वर इज़ कॉस्टली, ठीक है। बहुत अच्छा कंडक्टर है सिल्वर, अगर यूज़ किया जाए तो सिल्वर इनसे भी बहुत अच्छा कंडक्टर है। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर, इसका रेजिस्टिविटी सबसे लीस्ट होता है, बट फिर भी बहुत महंगा होता है, हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों मैंने ये लेक्चर कंप्लीट कर दिया है आपके लिए, कंप्लीट चैप्टर, उसके साथ साथ NCERT क्वेश्चंस भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब आगे का प्लान क्या है? अगर 2 मिनट आपके पास टाइम है तो सुन लो। आगे का प्लान ये है कि NTSC सीरीज़ लाने वाला हूँ मैं। NTSC सीरीज़, पहले मैं NTSC सीरीज़ लाऊंगा या फिर NTSC सीरीज़ लाऊंगा। उसके बाद NTSC सीरीज़ कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोर्ड्स, 10th बोर्ड्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आपको आते हैं, ऐसे मैंने कुछ क्वेश्चंस करा रखा है जो अब जहाँ पे मैंने कंप्लीट चैप्टर कराया है उसमें भी मैंने साथ टॉपिक के साथ साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराया हुआ है। बट फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि एक अलग से सीरीज़, जिस तरह NCERT सीरीज़ का ये 16, 17, 18 लेक्चर्स बन गया है, 10-10 मिनट का, 15-15 मिनट का, तो इसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी सीरीज़ लाया जाए जहाँ पे हर लेक्चर में 4 से 5 क्वेश्चन डिस्कस किया जाए, है ना। और साथ ही साथ NTSC सीरीज़ लाना ज़रूरी है क्योंकि NTSC क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम हो जाता है और NTSC क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का एक अलग पर्सनैलिटी होता है, ठीक है। उसे एक अलग तरीके से देखा जाता है, मतलब आप पूरे लेवल पे आपने NTSC को क्रैक किया है। NTSC क्रैक करना 10th लेवल पे बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ NTSC के लिए कुछ सीरीज़ लाया जाए जहाँ पे हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले NTSC के। वैसे NTSC लेवल पे मैंने भी टॉपिक्स जो कराया है वो NTSC लेवल और बोर्ड्स लेवल के ही टॉपिक है, सारे कॉम्पिटिटिव लेवल और बोर्ड्स लेवल का ही टॉपिक है। तो आप चाहो तो वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। देखो अगर आपका चैप्टर कंप्लीट भी है ना, अगर आपने स्कूल में पढ़ा भी है या आपने कहीं अपने कोचिंग में अपने किसी टीचर से पढ़ा है, तो आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार जाकर आप वो लेक्चर को देख लो, क्योंकि उस लेक्चर में बोर्ड्स के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा बातें भी, एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी कराया गया है जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे, ठीक है, जो आपको जनरली कराया नहीं जाता है। तो अगर आप वो सब कर लोगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में वो कंप्लीट हो जाएगा और NCERT क्वेश्चन से तुम्हें चुटकियों में बनेगा तुमसे। NCERT में तो तुमको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ठीक है, ये सब जो कंप्लीट हो रहा है अभी फ़िलहाल लाइट चैप्टर चल रहा है, लाइट चैप्टर में उस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं पहले, और ये NTSC सीरीज़ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ करेंगे हम लोग, ठीक है, आराम से करेंगे। पहले इस जो भी 10th का और भी चैप्टर्स बचा हुआ है उनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ठीक है, सपोर्ट करते रहें इसी तरह, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और प्लीज़ हेल्दी रहें और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।